आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका। यहाँ पर जब हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें एक आवश्यक तथ्य प्रौद्योगिकी भी उभर करके आता है, विशेषतः समकालीन समाज में। यहाँ पर मार्क्स को के द्वारा प्रौद्योगिकी को बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया गया है। उन्होंने संक्षेप में ये बताने का प्रयास किया है कि प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, और इस संदर्भ में वो कहते हैं कि प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के ढंग व उत्पादन की प्रक्रिया को सशक्त करती है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पालते हैं, सामाजिक संबंधों की स्थापना करते हैं एवं इन संबंधों से उत्पन्न होने वाली मानसिक धारणाओं की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से मार्क्स कहते हैं कि प्रौद्योगिकी वो सभी व्यवहार करने के ढंग व उत्पादन की प्रक्रिया को सम्मिलित करती है जो मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। यहाँ पर अगर संक्षेप में हम लोग प्रौद्योगिकी को परिभाषित करने का प्रयास करें तो प्रौद्योगिकी वह साधन या प्रविधि के रूप में देखी जा सकती है जिसके द्वारा ऐसी भौतिक वस्तुओं को बनाया जाता है जिससे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए उपकरण या मशीनें। यहाँ पर वो सभी भौतिक वस्तुएं बनाने की प्रविधि या तरीका प्रौद्योगिकी कहलाता है, जिसके द्वारा जिन मशीनों के द्वारा जिन उपकरणों के द्वारा जीवन सुगम बनाया जा सकता है। तो मूलतः एकदम स्पष्ट यही होता है कि प्रौद्योगिकी वो चीज़ है जिसके द्वारा, वो प्रविधि है जिसके द्वारा, वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य ऐसी उपकरण या मशीनें बनाता है जिसके द्वारा उसका जीवन सुगम और अच्छा बन सके। यहाँ पर प्रौद्योगिकी का सामाजिक परिवर्तन में योगदान समझने के लिए हमें इसे विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रभाव डालती है प्रौद्योगिकी, उसको समझना होगा। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रौद्योगिकी का सामाजिक जीवन पर प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक जीवन के संदर्भ में सबसे पहली बात जो प्रौद्योगिकी के द्वारा देखने को मिलती है कि प्रौद्योगिकी सामाजिक जीवन में सामुदायिक या सामाजिक जीवन में आपसी जोड़ को कमज़ोर करती है। कई बार करती है ये कार्य, हर बार तो नहीं करती पर कई बार ही करती है। किस तरह से करती है? ये प्रौद्योगिकी बड़े उद्योगों और बड़े औद्योगिक नगरों की स्थापना करती है जहाँ पर जनसंख्या का जमाव होता है, घनत्व होता है, जहाँ जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। यहाँ पर इस दबाव के बढ़ने के बावजूद व्यक्ति अपने पूरे कार्य काल में या अपने पूरे समय अपने औद्योगिक या अपने व्यवसाय में ही लगा रहता है। प्रौद्योगिकी ऐसी है कि वो उसको सिर्फ अब आजकल ऑफिस ही में जा कर के कार्य नहीं करना होता है। कई बार कंप्यूटर या अन्य दूरसंचार के माध्यमों से उसे घर पर भी आकर के वही कार्य करना पड़ता है जो उसे पहले सिर्फ ऑफिस में एक निश्चित कार्य काल में करना होता था। तो इस कारण व्यक्ति लगभग पूर्णतः अपने कार्य में व्यस्त हो गया है, अपने औपचारिक व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त हो गया है, जिसके कारण उसके पास अपने सामुदायिक जीवन के लिए समय नहीं रह गया है, या अगर रह गया तो बहुत कम हो रह गया है। इस कारण हम लोग देखते हैं कि प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न किए गए उपकरण और मशीनें कई बार मनुष्य के सामुदायिक जीवन, सामूहिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सेवायोजन भी होता है। यहाँ पर व्यक्ति जो भी समाज में कर रहा है, जो भी प्रतिष्ठा उसे मिल रही है, जो भी उसका सेवायोजन हो रहा है और उसके आधार पर जो भी उसको धन की प्राप्ति हो रही है, जो भी आजीविका की प्राप्ति हो रही है, उसका मूल कारण उसका प्रौद्योगिक ज्ञान है। यहाँ पर प्रौद्योगिकी के ज्ञान के कारण व्यक्ति जब अपने जीवन के सभी मुकामों को हासिल करता है, जब वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें व्यक्तिवादिता का भाव उत्पन्न होता है।
और इस व्यक्तिवादिता के भाव के कारण भी जो उसका सामुदायिक जीवन है, जो उसका सामूहिक जीवन है, जो जुड़ाव है समाज से, वो कम होता जाता है। प्रौद्योगिकी के कारण हुए औद्योगिकरण के द्वारा एक अप्रत्यक्ष जो उसका परिणाम है वो ये भी निकलता है कि कई जगहों पर गंदी बस्तियों या मलिन बस्तियों का विकास देखने को हम लोगों को मिलता है। यहाँ पर औद्योगिक विकास जब होता है तो उन औद्योगिक नगरों में श्रमिकों का आवागमन होता है, आसपास के गांवों से होता है, आसपास के प्रदेशों से होता है जो उतने विकसित नहीं है। वहाँ से व्यक्ति आ करके अपनी आजीविका के लिए औद्योगिक नगरों में आकर के शरण लेता है, वहाँ पर अपनी आजीविका कमाने के लिए सेवा आयोजित होता है। यहाँ पर जब व्यक्ति आता है इन नगरों में तो उन नगरों की क्षेत्रीय जो सीमा है वो एक सीमित होती है और साथ ही साथ उसमें जो संसाधन होते हैं मकान या आवास बनाने के लिए वो भी सीमित होते हैं। ऐसी स्थिति में बेतरतीब मकान, बिना सैनिटेशन या स्वच्छता का ध्यान रखे हुए आवासीय कॉलोनियाँ, इन सब का बहुतायत देखने को मिलता है इन औद्योगिक नगरों में। और यहाँ पर इसी कारण श्रमिकों की लिए मकानों की अनुपलब्धता रहती है और अगर होती भी है मकानों की उपलब्धता तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो अपने सपरिवार वहाँ पर आके रह सके। पत्नी और बच्चों को कई बार गांव में ही छोड़ करके आना पड़ता है, व्यक्ति को अकेले रहना पड़ता है और इस कारण एक परिणाम और भी उत्पन्न होता है प्रौद्योगिकी का कि नगरों में या कई जगहों पर स्त्री और पुरुष का अनुपात असंतुलित हो जाता है। पुरुषों का अनुपात ज़्यादा हो जाता है, स्त्रियों का अनुपात कम हो जाता है, क्योंकि पत्नियां या पारिवारिक सदस्य घर पर या गांव पर छोड़ करके आने पड़ते हैं और व्यावसायिक नगरों में इतनी जगह ना होने के कारण व्यक्ति अकेले ही वहाँ पर निवास करता है। जब प्रौद्योगिकी विकसित होती है तो प्रौद्योगिकी के ज्ञान के द्वारा ये भी देखने को मिला है कि स्त्रियों का सेवायोजन बढ़ा है। घर पर बैठ करके भी स्त्रियां बहुत से ऐसे कार्य करने लगी हैं, व्यवसाय करने लगी हैं या कोई नौकरी करने लगी हैं जो ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है। इस कारण स्त्रियों का सेवायोजन बढ़ा है और स्त्रियों के रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसके साथ ही साथ स्त्रियों का संपर्क बाहरी समाजों से अधिक हुआ है और जो पहले जैसे हम लोगों ने बात की थी व्यक्तिवादिता का भी प्रभाव उनमें देखने को मिल रहा है। जब वो अपने योग्यता के आधार पर, अपने प्रौद्योगिक ज्ञान के आधार पर सेवा योजित होती हैं तो उनमें व्यक्तिवादिता आती है, जिसके कारण कई बार विवाह विच्छेद और पारिवारिक विघटन की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी जब दोनों ही समान रूप से अपने अधिकारों को समझने लगते हैं तो कोई भी व्यक्ति कई बार अपने अधिकारों में कमी करना नहीं चाहता है, दूसरों के लिए कार्य नहीं करने की भावना रखता है और ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद भी एक अप्रत्यक्ष परिणाम है प्रौद्योगिकी विकास का। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं प्रौद्योगिकी विकास के कारण मनोरंजन का भी एक डाइवर्सिफिकेशन और व्यवसायीकरण हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविध तरीके के मनोरंजन के साधन अब उपलब्ध हैं और जहां पहले मनोरंजन व्यक्ति अपने घर पर बैठकर या अपने अड़ोस पड़ोस में बैठ करके भजन कीर्तन, लोकगीत, लोक नृत्य या अन्य इसी तरह के माध्यमों से करता था, आज वो पूरी तरह लगभग टीवी, सिनेमा, क्लब, साइबर कैफ़े या अपने मोबाइल पर डिपेंडेंट हो गया है, आश्रित हो गया है। यहाँ पर कई बार ये जो मनोरंजन के साधन हैं, जो औपचारिक मनोरंजन के साधन हैं, जो नए साधन विकसित हुए हैं प्रौद्योगिकी के द्वारा, ये कई बार अश्लीलता की ओर भी ले जाते हैं। जैसे अश्लील साइट्स होती हैं कई मोबाइल में, या फिर कई बार जुआ घर बन गए हैं या वैश्यालय बन गए हैं। इसमें उत्तेजक और अश्लील जो क्रियाएं होती हैं या साहित्य मिलता है, उससे भी व्यक्तिगत विघटन सुनिश्चित होता है, बढ़ता है। तो इस तरह से प्रौद्योगिकी का एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह भी है कि मनोरंजन के ऐसे साधन विकसित हुए हैं जिन पर कोई नियंत्रण या कोई नैतिक नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण समाज में अश्लीलता फैल रही है और व्यक्तिगत विघटन और सामाजिक विघटन भी बढ़ रहा है। बलात्कार की घटनाएं भी इसका एक परिणाम मानी जा सकती हैं। प्रौद्योगिकी का ये सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव था
इसी प्रभाव को अगर हम लोग आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पर व्यापार और उत्पादन सुनिश्चित हुआ है प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा। बड़े कारखाने, इन कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें और इनके द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता, ये सब प्रौद्योगिक विकास के द्वारा ही संभव हुआ है। बड़े स्तर पर उत्पादन के द्वारा वाणिज्य का विकास हुआ है, वाणिज्य में प्रगति हुई है और देखने में आया है कि किसी भी देश की आर्थिक क्षमता, आर्थिक संपदा, आर्थिक समृद्धता बढ़ी है प्रौद्योगिक उसकी उन्नति के कारण। प्रौद्योगिक उन्नति जिन जिन देशों में हुई है उसमें उसी अनुपात में या लगभग उसी स्तर पर वहाँ पर आर्थिक संपन्नता भी बढ़ी है। एक परिणाम प्रौद्योगिकी का ये भी है कि प्रौद्योगिकी अनेकों यंत्र और संयंत्र उपलब्ध कराती है मनुष्य को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए या फिर व्यापारिक उन्नति के लिए। यहाँ पर इन अनेकों संयंत्रों, मशीनों या अन्य उपकरणों को चलाने के लिए एक ही व्यक्ति सभी जगह पर कारगर नहीं होता है। मतलब एक ही व्यक्ति हर प्रकार का संयंत्र, हर प्रकार का मशीन, हर प्रकार का उपकरण चलाने में समर्थ नहीं होता है। इस कारण कई जगहों पर, कई बार और ज़्यादातर जगहों पर कहें तो देखा गया है कि व्यक्ति में विशेषीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है और व्यक्ति आज एक ही कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए उसके बारे में विशेष ज्ञान या विशेष ट्रेनिंग ले रहा है। इसके कारण श्रम विभाजन भी हुआ है और श्रम विभाजन के द्वारा विशेषीकरण भी हुआ है। प्रत्येक कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है, इसीलिए संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया गया है और एक व्यक्ति एक ही विशेष कार्य कर रहा है। इससे विशेष ज्ञान में वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति के पास जो उपलब्ध विशेष ज्ञान है उसमें वृद्धि हुई है, जिसके कारण उसकी मांग बढ़ी है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की आजीविका भी सुनिश्चित या तो हुई है या फिर उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरह से प्रौद्योगिकी श्रम विभाजन करके विशेषीकरण को प्रोत्साहन देती है, जिसके कारण व्यक्ति की आजीविका सुनिश्चित या बढ़ती है। यहाँ पर जब प्रौद्योगिकी आती है समाज में तो यहाँ पर वो जीवन स्तर को भी ऊंचा करने का प्रयास करती है, क्योंकि प्रौद्योगिक विकास द्वारा ही औद्योगिक विकास और वाणिज्यिक विकास होता है, जिससे कि जनमानस में सेवायोजन, रोजगार बढ़ता है, जिसके द्वारा उनकी आजीविका बढ़ती है और उनकी जीवन शैली भी उच्च स्तर की होती चली जाती है। परंतु प्रौद्योगिकी के कारण आर्थिक क्षेत्र में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। समस्याएं ये उत्पन्न हुई हैं कि जब प्रौद्योगिकी समाज में व्यापक रूप से व्याप्त होती है तो यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने और मिलों की संरचना होती है, परंतु इन कारखानों को चलाने वाले या इन कारखानों के स्वामित्व, इन कारखानों पर स्वामित्व रखने वाले जो पूंजीपति होते हैं, उनका हमेशा ये मंतव्य रहता है कि वो अधिक से अधिक लाभ कमाएं। अब लाभ अधिक कमाने के लिए वो लोग कहीं ना कहीं श्रमिकों के अधिकारों का हनन करते हैं, उनकी आजीविका को स्थिर या कम करने की प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में श्रमिकों द्वारा विरोध होता है और इस विरोध के कारण एक वर्ग संघर्ष की स्थिति सी बनती है, जिसको दूरसंचार के माध्यमों के द्वारा, आज उन्नत दूरसंचार के साधन उपलब्ध हैं प्रौद्योगिकी के द्वारा, चाहे वो टेलीफोन हो, मोबाइल हो, टीवी हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इन सब के द्वारा जो ये संघर्ष है, जो एक ये टकराव की स्थिति है, ये व्यापक रूप से प्रसारित होती है समाज में, जिसके द्वारा श्रमिक संघर्ष का रूप भी अधिक जटिल होता गया है, ज़्यादा कठोर होता जा रहा है और दोनों पक्षों के मध्य जब टकराव होता है तो उसको जो प्रौद्योगिक साधन हैं और अधिक विकराल बना देते हैं, जिसके कारण औद्योगिक झगड़े बढ़े हैं और इसके कारण कई बार जो श्रमिक हैं उनका सेवायोजन भी समाप्त हुआ है, उनकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। तो यहाँ पर औद्योगिक झगड़े भी एक प्रौद्योगिकी का दुष्परिणाम है आर्थिक क्षेत्र में। अगर राजनीतिक जीवन पर हम प्रौद्योगिकी का प्रभाव देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर
एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में प्रौद्योगिकी ने सहायता की है। क्यों की है? क्योंकि जैसे पहले बात की, प्रौद्योगिकी के द्वारा ही सोशल मीडिया या दूरसंचार के माध्यमों में विकास हुआ है, जिसके कारण जो जन सामान्य की समस्याएं हैं वो शासकीय वर्ग तक पहुंची हैं और उन समस्याओं का समाधान न करने के कारण होने वाले झगड़े भी जो शासकीय वर्ग है उनके सामने स्पष्ट हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब सर्वमान्य रूप से ये देखा गया है कि झगड़ों को बचाने के लिए जन कल्याण आवश्यक है, तो राज्य ने भी कई कल्याणकारी प्रोग्राम या कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जिसमें श्रमिक सुरक्षा, मातृत्व और बाल सुरक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दलित वर्ग कल्याण, ग्रामीण कल्याण, शिक्षा की उन्नति जैसे कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो राज्य ने प्रारंभ किए हैं। और इन सबको भी क्रियान्वित करने में प्रौद्योगिकी बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है, क्योंकि जो मॉनिटरिंग है इन कार्यक्रमों की वो प्रौद्योगिकी के द्वारा सुनिश्चित होती है। मोबाइल की रिकॉर्डिंग के द्वारा या कैमरे की रिकॉर्डिंग के द्वारा, इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा तुरंत ही वो जो समस्या है या उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में जो परेशानियां आ रही हैं वो तुरंत ही फील्ड से तुरंत ही हेडक्वार्टर तक पहुंचने में सुगमता हुई है। तो यहाँ पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भी सहयोग मिला है प्रौद्योगिकी के द्वारा। अगर हम लोग प्रौद्योगिकी का प्रभाव धार्मिक जीवन पर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रौद्योगिकी के द्वारा विज्ञान और ज्ञान में प्रगति होती है। और ये सामान्यतः देखा गया है कि जहाँ भी विज्ञान और ज्ञान की प्रगति होती है वहाँ पर धर्म का प्रभाव कम होता है। धार्मिक संबंध, कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सब का जो प्रभाव है वो विज्ञान और ज्ञान में उन्नति के साथ घटता जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी ने जो एक परंपरागत धार्मिक रूढ़ियाँ हैं या जो कर्मकांड हैं उनमें कमी लाने का प्रयास किया है, कमी लाने का कार्य किया है। और ये भी एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन है जो प्रौद्योगिकी के द्वारा सुनिश्चित हो सका है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन का अंतर समझना भी थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है यहाँ पर। प्रसिद्ध समाजशास्त्री वेबलन के अनुसार प्रौद्योगिक परिवर्तन मानव जीवन तथा सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन है। यहाँ पर वेबलन कहते हैं कि प्रौद्योगिक परिवर्तन जो होता है समाज में, जो प्रौद्योगिकी में, जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है वो मानव जीवन तथा समाज के सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन है। प्रौद्योगिकी आजीविका कमाने वाले कार्य की प्रकृति को निश्चित करता है। हम लोग किस तरह से आजीविका कमाएंगे, वो कार्य क्या होंगे, ये प्रौद्योगिकी के द्वारा निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए पहले खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी, मैनुअल लेबर होता था, अपने हाथों से मजदूरी करनी होती थी, फसल का काम करना पड़ता था। तो वहाँ पर एक मजदूर का काम, एक मजदूर का कार्य एक देखने को मिलता था। आज वही कार्य ट्रैक्टर के द्वारा होता है। तो आज फसल का काम या खेत में काम करना एक ड्राइवर के रूप में हो गया है। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों कार्यों की प्रकृति में थोड़ा सा अंतर आया है। तो कार्य की प्रकृति प्रौद्योगिकी द्वारा निश्चित होती है और कार्य की प्रकृति जो प्रौद्योगिकी द्वारा निश्चित है वो ये निश्चित करती है कि मनुष्य की क्या आदत बनेगी। क्या वो ट्रैक्टर चलाना सीखेगा या वो हाथ से हंसिया चलाना सीखेगा। ये चीज़, ये आदत निश्चित होती है उसकी कार्य की प्रकृति के अनुसार। आदतें संस्कृति को बनाती हैं। जो लंबे समय तक आदतें चलती हैं उनका जो संकुल होता है वही एक तरह से संस्कृति होती है। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण के लिए एक ये कह सकते हैं कि कार्य की प्रकृति सामूहिक होती है। जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो कारखानों में सब लोग जैसे कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो वो कार्य एक लंबे समय तक जब हम लोग करते हैं तो आदतें बन जाती हैं और आदतों के द्वारा ही संस्कृति का निर्माण होता है या संस्कृति में यथोचित परिवर्तन भी होता है। जो भी हम लोग कार्य करते हैं, आज कोई एक विशिष्ट प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कल उस कार्य की प्रकृति अगर हम लोग परिवर्तित कर देते हैं तो उस समाज में आदतें भी परिवर्तित होती हैं और उसके कारण वहाँ की संस्कृति भी परिवर्तित होती है।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रौद्योगिकी संस्कृति को जो समाज की संस्कृति है उसको प्रभावित करती है। परंतु ये नहीं है सिर्फ कि प्रौद्योगिकी ही संस्कृति को प्रभावित करती है, संस्कृति भी औद्योगिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए संस्कृति ही ये बताती है कि किस प्रकार का उत्पाद बनेगा समाज में, और किस प्रकार का उत्पाद उस समाज में सफल रूप से चल सकेगा। यहाँ पर विदेशों की अपेक्षा भारत में अल्पवयस्कों को शराब पीना मना है। सांस्कृतिक रूप से भारत में ये मान्यता नहीं है कि जो बच्चे वयस्क नहीं हैं उनको शराब या विशेषतः बियर को पीने की अनुमति हो। यहाँ पर इस कारण हम देखते हैं कि शराब का उत्पादन तो होता है भारत में, परंतु वो उत्पादन उस स्तर तक खपत नहीं होती उसकी जितनी विदेशों में होती है, जहाँ पर सभी लोगों को स्वीकृति है शराब पीने की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई चीज़ें संस्कृति द्वारा निर्धारित होती हैं। प्रौद्योगिकी किसी वस्तु का निर्माण करा सकती है, परंतु उसकी सफलता या उसकी कितनी खपत होगी ये संस्कृति ही निर्धारित करती है। तो देखा जाए तो संस्कृति और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृति प्रौद्योगिकी को निर्धारित करती है, प्रौद्योगिकी संस्कृति को निर्धारित करती है। अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में दोनों ही एक दूसरे के निर्धारक तत्व हैं।